कि हमारे पास एक करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बुक है। इसमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, इन सारी मशीनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है इस बुक के अंदर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर डबल डोर फ्रिज किसी वजह से ऑन नहीं हो रही है, या अगर डबल डोर फ्रिज हमारी ऊपर कूलिंग कर रही है, नीचे नहीं कर रही है, या फिर कूलिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, या नहीं कर रही है डबल डोर फ्रिज कूलिंग, तो इन सब चीज़ों में क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला, मतलब फॉल्ट और फाइंडिंग, और भी डबल डोर फ्रिज का। चलिए शुरू करते हैं। तो बुक को जल्दी से ओपन कर लेते हैं और उस वाले चैप्टर पे जल्दी से आ जाते हैं हम लोग फटाफट से। तो डबल डोर फ्रिज के दोष और उपाय को हम लोग जल्दी से देखते हैं। चलिए आगे हमारा ये जो टॉपिक है खुल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल डोर फ्रिज के दोष और उपाय, मतलब डबल डोर के जो फॉल्ट और फाइंडिंग होते हैं वो क्या क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बुक पढ़ने से ही। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला जो यहाँ पे फॉल्ट है वो बताया जा रहा है कि डबल डोर फ्रिज में ऊपर कूलिंग हो रही है परंतु नीचे कूलिंग नहीं हो रही है। डबल डोर में सबसे ज्यादा आने वाला फॉल्ट यही है, ऊपर कूलिंग होती है और नीचे नहीं होती है। इसका क्या क्या रीजन हो सकता है इसमें बताया गया है। इसमें देखिए 4 रीजन बताए गए हैं। नंबर 1 पे कहा जा रहा है कि हीटर खराब होगा। दूसरा कहा जा रहा है कि बायोमीटर या फ्यूज खराब होगा। तीसरा कहा जा रहा है कि टाइमर खराब होगा। फिर चौथा कहा जा रहा है फैन मोटर नहीं चल रहा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बात ये है कि जो ये हमारा हीटर है ना, ये हीटर काम ये करता है कि हर 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे में क्या करता है, ये एक बार चालू होता है। ये एवापोरेटर के जस्ट नीचे लगा होता है। तो 8 घंटे के बाद जो इस पे आइस वगैरह जमी होती है ना, उसको ये मेल्ट करा देता है, पिघला देता है। फिर जब मशीन चलती है तो वहां से अच्छी तरीके से -18 -21 डिग्री सेल्सियस का भाप निकलता है, और वही भाप ऊपर नीचे घूमती रहती है फैन द्वारा, ठंडा करती रहती है। अब हीटर अगर खराब हो जाएगा तो जो आइस मेल्ट कराया जा रहा है आइस मेल्ट नहीं हो पाएगी, और बहुत ज्यादा इवापोरेटर पे आइस आ जाएगी, जिससे को भाप नहीं बन पाएगी। और भाप ना बनने की वजह से वो भाप नहीं जब बनेगा तो जाहिर सी बात है वो अंदर नीचे वाले सेक्शन में कूलिंग नहीं जा पाएगी और नीचे कूलिंग नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से हीटर भी खराब हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज यहाँ पे बायोमीटर या फ्यूज खराब होगा। बात ये है कि अगर बायोमीटर हमारा खराब हो जाएगा तो ये हीटर को सप्लाई नहीं दे पाएगा। क्लियर। तो सप्लाई अगर जब हीटर को नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात हीटर नहीं चलेगा और प्रॉब्लम आएगी। सेम उसी तरीके से फ्यूज खराब होगा। इसका मतलब ये है कि फ्यूज भी खराब हो जाएगा तो भी हीटर को सप्लाई नहीं मिल पाएगी। हीटर को सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो आइस मेल्ट नहीं हो पाएगा, और आइस मेल्ट नहीं होगी तो फिर हमारी जो कूलिंग है वो नीचे नहीं जा पाएगी, भाप नहीं बन पाएगा। टाइमर खराब होगा। टाइमर खराब होने का मतलब ये है कभी कभार टाइमर हमारा क्या होता है ना, कूलिंग मोड पे अटक जाता है। ये इसमें एक बार ये 8 घंटे तक लगातार ये कूलिंग कराता है, और कुछ टाइम के लिए हीटिंग मोड पे ये जाता है तो हीटर चालू होता है। ये क्या कर रहा है ना, 24 घंटा क्या कर रहा है, बस कूलिंग करा रहा है, हीटिंग वाले मोड पे नहीं जा पाएगा अगर। तो इस केस में हीटर चालू नहीं हो पाएगा और फिर हमारा जो कूलिंग है वो नीचे वाले सेक्शन में नहीं हो पाएगी। तो ये तीसरा वाला फॉल्ट ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। या फैन मोटर नहीं चल रहा होगा। बात यह है कि फैन मोटर ही नीचे वाले सेक्शन में कूलिंग को ले जा रहा है। यदि फैन मोटर ही नहीं चलेगा तो कूलिंग कौन लेके जाएगा, है ना। तो फैन मोटर को चेक करना पड़ेगा, फैन मोटर क्यों नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसको चेक किया जाएगा, सही किया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये फॉल्ट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले फॉल्ट की तरफ, और यहाँ पे लिखा है फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही है। तो फ्रिज कूलिंग ना करने का रीजन क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे फैन खराब होगा। बात ये है कि अगर पूरी तरीके से आइस भी आए एवापोरेटर पे और कूलिंग भी अच्छी तरीके से बने, लेकिन बात ये है कि अगर फैन ही नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात कूलिंग हमारी आगे नहीं आ पाएगी। ना ही सही तरीके से ऊपर वाले सेक्शन में कूलिंग हो पाएगी, और ना ही अच्छी तरीके से नीचे वाले कूलिंग हो पाएगी, मतलब कूलिंग सही से हो नहीं पाएगी फैन के खराब होने पर। दूसरा इसमें रीजन बताया जा रहा है गैस लीक या चोक हो गई होगी। गैस अगर लीक हो जाएगी तो गैस ही नहीं रहेगी, ठंडा कहाँ से करेगी फ्रिज हमारी। और अगर ये जाम हो जाएगी, मतलब चोक का मतलब होता है जाम, अगर ये जाम हो जाएगी तो जाहिर सी बात गैस नहीं घूम पाएगी और ठंडा नहीं करेगा। तीसरा नंबर जिसमें फॉल्ट होगा वो ये हो सकता है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा होगा। यदि कंप्रेसर ही ना चले तो भी गैस नहीं घूम पाएगी, ठंडा नहीं हो पाएगा। चौथा वाला जो फॉल्ट इसमें ये बताया जा रहा है कि कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो गया होगा। बात ये है कि कंप्रेसर प्रेशर डाउन हो जाएगा ना, तो भी गैस नहीं घूम पाएगी और कूलिंग नहीं होगी। तो इन सबको देखना पड़ेगा, जो फॉल्ट होगा उसको सही करना पड़ेगा। इसके बाद है आगे वाला फॉल्ट, फ्रिज के नीचे वाले भाग में कूलिंग आवश्यकता से अधिक हो रही है। यदि फ्रिज के नीचे वाले सेक्शन में कूलिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो रीजन इसका हो सकता है कि डक्ट थर्मोस्टेट खराब होगा। फ्रिज के नीचे वाले सेक्शन में डक्ट थर्मोस्टेट लगा होता है जो बिना सप्लाई के चलता है। वो उसमें एक दरवाजा होता है, जब कूलिंग हो जाती है तो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, और जब कूलिंग कम होती है तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो कभी वो खराब हो जाएगा, दरवाजा खुला ही रह जाएगा, मतलब कूलिंग लगातार नीचे जाती ही रहेगी और कूलिंग सही से, मतलब बहुत ज़्यादा होने लगेगी और सामान वगैरह खराब हो जाया करेंगे।
जिसमें ये डक्ट थर्मोस्टेट नहीं होगा, उसमें क्या लगा होगा, सेंसर लगा होगा, तो सेंसर भी खराब हो जाएगा, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कि सेंसर खराब होने पर भी नीचे वाले सेक्शन में कूलिंग ज़्यादा होगी। सेंसर खराब होने का मतलब ये सेंसर डाइट हो चुका है। डाइट होने से क्या होगा कि वो सेंस नहीं करके बता पाएगा पीसीबी को, और पीसीबी लगातार कूलिंग नीचे कराती ही रहेगी और कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसको चेंज कर दिया जाएगा, सही हो जाएगा। अगला वाला यहाँ पे फॉल्ट है, उसका नाम है फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है परंतु फायर मोटर नहीं चल रहा है। मतलब उस जो डबल डोर है ना, उसमें कंप्रेसर वर्क कर रहा है, मतलब कूलिंग करा रहा है ये, लेकिन फैन कूलिंग को फैला नहीं पा रहा है। तो फैन ना चलने का रीजन क्या क्या होगा, यहाँ पे लिखा है फैन मोटर खराब होगा, फैन मोटर पर सप्लाई नहीं आ रही होगी, मतलब कि वायरिंग वगैरह फॉल्ट हो सकता है कि हो जाए। फिर उसके बाद तीसरा कहा जाएगा फ्रिज के नीचे वाले दरवाजा, नीचे वाला दरवाजा खुला होगा। एक चीज याद रखिएगा, ज्यादातर फ्रिजों में नीचे वाला जो दरवाजा होता है ना, उससे खुल जाने पे डोर स्विच के ऑन होते ही बल्ब ऑन हो जाता है नीचे वाले सेक्शन में, और जो अपना ऊपर जो फैन होता है वो बंद हो जाता है। ये इसलिए कराया जाता है जिससे कि मतलब फायदा इससे ये होता है कि जो हमारा फैन अगर बंद हो जाएगा दरवाजा खुलते ही, तो कूलिंग बाहर नहीं निकल पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम निकलेगी कूलिंग। तो अगर नहीं ये बंद होगा तो क्या होगा, कूलिंग ढकेल देगा बाहर, तो बहुत तेज़ी से कूलिंग बाहर निकल जाएगी, फिर उसको कवर करने में टाइम लगेगा फ्रिज को। इसके लिए ये दरवाजे में सिस्टम दिया होता है, जब दरवाजा खुलेगा तो फैन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये सब में नहीं होता, किसी फ्रिज में होता है, इसको आप चेक कर लेंगे। कभी कभार दरवाजा खुला होगा तब भी नहीं चलेगा, डोर स्विच खराब हो जाएगी तब भी इस केस में हमारा वो फैन नहीं चलेगा। अगला वाला इसमें कहा जाएगा डोर स्विच खराब होगी, ये देखिए बताया गया डोर स्विच खराब होगा तभी फैन नहीं चल पाएगा। तो ये हो गए इतने फॉल्ट, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी फॉल्ट है। यहाँ पे यहाँ पे एक फॉल्ट आगे वाला ये बताया जा रहा है कि फ्रिज का फैन मोटर तथा कंप्रेसर दोनों नहीं चल रहा है, ना ही फैन चल रहा है ना ही कंप्रेसर चल रहा है। इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, सबसे पहला यहाँ पे बताया जा रहा है कि कूलिंग सेंसर खराब होगा, या फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों ही खराब होंगे। कूलिंग सेंसर के खराब हो जाने पे प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमारा जो फैन वो भी रुक जाता है और कंप्रेसर भी रुक जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेंसर को चेक करेंगे, जितने भी सेंसर है। कूलिंग सेंसर का मतलब ये फ्रीजर सेंसर जो कि फ्रीजर के पास लगा होता है, ये से बोलते हैं कूलिंग सेंसर। सेंसर जितने भी हैं सबको चेक किए जाएंगे, सेंसर कोई भी खराब होगा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद है पीसीबी खराब होगी। पीसीबी खराब होगी का मतलब समझिए, यहाँ पे पीसीबी खराब होने का मतलब ये है कि अगर पीसीबी हमारी खराब हो जाएगी तब भी हमारा जो फ्रिज उसे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, मतलब उसका कंप्रेसर फैन नहीं चल पाएगा। चूहे ने तार को काट दिया होगा, चूहा काट देगा तार तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे वाला जो फॉल्ट है उसमें ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि फ्रिज का फैन मोटर चल रहा है परंतु कंप्रेसर नहीं चल रहा है। पंखा चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इसका रीजन क्या होगा, कह रहा है कंप्रेसर खराब होगा, ओएलपी और रिले खराब होगा, चूहों ने तार को काट दिया होगा, पीसीबी खराब होगी। ये सब फॉल्ट इसमें हो सकता है। आगे लास्ट जो है यहाँ पे दोष है वो ये है कि फ्रिज का कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है। फ्रिज का कंप्रेसर बार बार ट्रिप करने का रीजन यहाँ पे 4 बताया गया है। सबसे पहला वोल्टेज कम आ रहा होगा, दूसरा रिले या ओएलपी खराब होगी, गैस ज़्यादा चार्ज कर दी गई होगी, कंप्रेसर खराब होगा। ये सब रीजन हो सकते हैं अगर डबल डोर फ्रिज में ये सारे प्रॉब्लम आते हैं तो इसी तरीके से इस फॉल्ट के जरिए से हम फॉल्ट को जल्दी जल्दी पकड़ पाएंगे और उसके बाद फिर उसको हम चेक करके सही कर पाएंगे। इसलिए 200 बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसको थोड़ा सा सही तरीके से इसको लेता हूँ, जिससे कि आप उसको स्क्रीन शॉट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। कभी भी फील्ड में कोई ऐसा इशू आता है तो आप यहाँ से देख के उन पार्टों को चेक कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको चेक करने के बाद जो भी फॉल्ट होगा उसको आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमारी बुक है, इस बुक में बहुत सारी चीज़ दी गई हैं, वायरिंग डायग्राम जैसे हो गया। देखिए यहाँ पे ये अपना डीप फ्रीजर का इसमें सारा चीज़ इसमें दिया गया है। वायरिंग डायग्राम देखिए, यहाँ पे डीप फ्रीज की वायरिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भी डीप फ्रीज की अलग अलग टाइप की वायरिंग जो होती हैं, डबल कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर के साथ। यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह जो कुछ भी होते हैं यहाँ पे हमारे फ्रिज में, वाटर कूलर वगैरह, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पे मशीन, वॉशिंग मशीन भी है, जो कि वॉशिंग मशीन की भी वायरिंग वगैरह यहाँ पे सब कुछ दी गई है। तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन भी अपने पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का सारा सेंसर वगैरह टेस्टिंग वगैरह सब बताया गया है। तो इसमें फ्रिज भी है, देखिए आप देख सकते हैं। मतलब ये है कि जो अपनी ये फ्रिज, ये जो बुक है ना, इसमें जान सकते हैं, देख सकते हैं, ये चारों चीज़ें यहाँ पे हैं। और जो लोग भी अगर इस बुक को लेना चाहते हैं वो आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर नंबर दिया गया इस पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करके इसको मंगा सकते हैं। मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ, अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसके लिए आपको 400 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करना पड़ेगा और अपना एड्रेस भेजना होगा, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर दिया जाएगा, पहुंच जाएगी। 400 में ही डिलीवरी चार्ज भी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पेमेंट पहले इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह के यहाँ पे सिस्टम नहीं बन पाए किसी वजह से, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको भेजा जाता है। तो पोस्ट ऑफिस वालों को पहले चार्ज देना होता है यहाँ से पोस्ट करने के लिए।
तो इसी की वजह से यहाँ पे पहले आपको पेमेंट करना होता है और उसके बाद तब जा करके यहाँ से बुक को भेजा जाता है, जिससे कि आपके वहाँ लगभग हफ्ता 10 दिन के अंदर में ही बुक पहुँच जाती है आपके पोस्ट ऑफिस पे और आप उसको रिसीव कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी बुकें यहाँ से जा चुकी हैं इंडिया के कोने-कोने में, कहीं पे भी आप जहाँ चाहे तहाँ आप मँगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर के इसको ऑर्डर कर सकते हैं और अपने पास मँगा करके इससे बहुत सारी चीज़ें कुछ सीख सकते हैं और आप अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।